हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लेक्चर में मैंने आपको बस 40 मिनट पढ़ाया था, 45 मिनट उसमें मैंने आपको कराए थे आइसो बारीक प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। मैंने कमेंट देके आपको ग्राफ बहुत अच्छे से विजुअलाइज हुआ, वर्क का कंसेप्ट चमका, दिमाग में कंसेप्ट बहुत अच्छे से विजुअलाइज हुआ, लंबे समय तक आपको याद रहेगा। अब देखो, ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत छोटे छोटे लेक्चर आपको दे रहा हूं मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, आपको रिवीजन भी करना है, उसके साथ 40-45 मिनट का लेक्चर दिखाने में बहुत मेहनत कर रहे हो आप। लेकिन आप मेहनत नहीं करोगे तो सेलेक्ट कैसे होगे? आप अपने लिए मेहनत कर रहे हो, कंसिस्टेंसी इसी से बनेगी। सर आपने बोला था लेक्चर नहीं होगा सर जी, आप लेक्चर दे रहे हो सर जी। बाकी सब्जेक्ट का तो नहीं हो रहा है ना, टाइम तो मिल रहा है ना, आप 11 घंटे रिवीजन करिए ना। मैं सब कुछ लिख लिख के थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ा रहा हूँ, 40-45 मिनट में आराम से कवर हो जाएगा वो। नहीं, आराम से नहीं होगा, दिक्कत होगी, मैं मानता हूं, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना, मेहनत नहीं करेंगे तो चीजें नहीं मिलेगी। संघर्ष करिए। छठ पूजा है तो कोई बात नहीं, 45-45 मिनट का लेक्चर आप बाद में देख लेना, रोज मत देखना। कौन सा मैं 2.5 घंटे का लेक्चर दे रहा हूँ, ओवर बर्डन नहीं कर रहा हूं मैं आपको। जितना जरूरी है सिलेक्शन के लिए उतनी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, चलिए। तो आज के लेक्चर में होमवर्क और रिवीजन कराऊंगा, लास्ट के 2 लेक्चर का। आप बताओ, मैं लेक्चर भी ले रहा हूं तो आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया वो कराऊंगा और रिवीजन कराऊंगा बहुत अच्छे से। जो आपको क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में वही आधे टाइम के कराऊंगा, और मैं मुश्किल से साइक्लिक प्रोसेस और आइडियाबेटिक प्रोसेस, सॉरी आइडियाबेटिक तो करा चुके, साइक्लिक प्रोसेस और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कराऊंगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कराऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एक सवाल मैंने दिया था टी वर्सेस पी का, ये नोट्स में लिखना है आपको। टी वर्सेस पी का स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या होता है? सर स्ट्रेट लाइन ग्राफ तभी होता है जब y x पर लीनियरली प्रोपोर्शनल हो, मतलब t प्रोपोर्शनल टू p है, और इंटरसेप्ट इसका 0 हो गया, मतलब ये साफ साफ तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर कैसे पता चला? आइसोकोरिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे पता चला? ये मेरा आपसे सवाल है, आप बताएंगे। सर ऐसे पता चला, t प्रोपोर्शनल टू p है, इसका मतलब pv बराबर nRT की इक्वेशन से t प्रोपोर्शनल टू p तभी हो सकता है जब ये बाकी चीजें कांस्टेंट हो। बाकी चीजों में क्या आ रही है? वॉल्यूम। और प्रोपोर्शनल है कैसे? तो ग्राफ से पता चल रहा है। अच्छा, अब इस ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? तो y एक्सिस पे जो फिजिकल क्वांटिटी उसका इक्वेशन बनाओ, तो t का इक्वेशन बनाओ, t इज इक्वल टू होगा pv बटा nr। y बराबर mx प्लस c से देखोगे तो y एक्सिस पे तुम्हारा टेम्परेचर हो गया, x एक्सिस पे तुम्हारा क्या हो गया? x एक्सिस पे तुम्हारा प्रेशर हो गया। अब x का मल्टीप्लायर ये स्लोप और ये इंटरसेप्ट 0, और स्लोप हो गया तुम्हारा v बाई एन आर। तो स्लोप हो गया तुम्हारा v बाई एन आर, जिसका स्लोप ज्यादा उसका वॉल्यूम ज्यादा। तो देखो ये v1 ज्यादा होगा, v2 कम होगा। सही हो गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो भाई साहब, मजा आ गया सर, हमने सही सोचा। अब इसी को एक मास्टर सही बताया था मैंने। सर क्या? मान लो यहां पे x कोऑर्डिनेट फिक्स करके पी नॉट प्रेशर पे एक आइसो बारीक का ग्राफ बनाओ तो ऐसे बनेगा। प्रेशर कांस्टेंट कब रहता है? जब प्रेशर कोऑर्डिनेट मतलब प्रेशर फिक्स रखो। तो मैं एक हाइपोथेटिकल ग्राफ अगर ऐसा बनाता तो क्या यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर पी नॉट और पी नॉट ही कहलाता? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पे प्रेशर और एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिया, मैं वर्टिकल जा रहा हूं। हाँ सर, तो यहाँ पे प्रेशर सेम, तो सेम प्रेशर के लिए हम लिखते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। भाई p कांस्टेंट हो गया ना, तो इस प्रेशर पे यहाँ पे y कोऑर्डिनेट पे टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे T2 है, तो बोलोगे यहाँ पर प्रेशर P नॉट पे टेम्परेचर T1 कम है, उसी प्रेशर पे P नॉट पे ही टेम्परेचर ज्यादा है। तो टेम्परेचर ज्यादा कांस्टेंट प्रेशर पे तो वॉल्यूम ज्यादा, ये V1 ज्यादा होगा, तो V1 इज ग्रेटर देन V2। ये देखो है मास्टर, कौन से आपको ज्यादा मजा, कौन से आप कंसेप्ट से आपको ज्यादा मजा आया ये जरूर बताइए। नेक्स्ट देखिए, अगर आपका पीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो पक्की बात है पी प्रोपोर्शनल टू टी है, लेकिन ये प्रोपोर्शनल टू टी में ये लीनियर डिपेंडेंसी, इसका इंटरसेप्ट 0 नहीं है, तो आप यहां पे इसको आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं बोल सकते। दिस इज नॉट आइसोकोरिक, दिस इज नॉट आइसोकोरिक प्रोसेस। क्यों सर? स्ट्रेट लाइन तो है, हाँ, लेकिन इंटरसेप्ट 0 थोड़ी ना है। आप इसको कह सकते हो कि प्रेशर लीनियरली डिपेंडेंट है टी पे, लेकिन एक्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। मतलब एक्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है क्योंकि कांस्टेंट आएगा। देखो ना, यहाँ पे P और T का इक्वेशन लिखोगे तो इंटरसेप्ट 0 नहीं, यहाँ पे कट कर रहा है P नॉट के, तो इक्वेशन आएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो भी लिखो तुम, स्लोप लिख दो m इंटू टी प्लस प्रेशर P नॉट कॉन्स्टेंट, ऐसा इक्वेशन। ओहो, तो सर यहाँ पे प्रेशर सॉरी, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, आइसोकोरिक नहीं है? नहीं सर, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, तो फिर वॉल्यूम का वेरिएशन कैसे देखेंगे? तो हम पीटी ग्राफ आइसोकोरिक तब होता जब ये ओरिजिन से पास होता हो ऐसा ग्राफ बना। अगर मैं कोई एक ऐसा ग्राफ बना रहा हूं तो इसका स्लोप क्या बताएगा? तो पी ऊपर है टी नीचे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहां पे अगर ऐसा मैं बनाऊं इस तरीके से,
तो जैसे जैसे मैं नीचे गिरता जाऊंगा क्या इसका वॉल्यूम घटता जाएगा, सॉरी स्लोप घटता जाएगा। देखो ये ज्यादा लाइन खड़ा है, ये थोड़ा लाइन और झुका, ये थोड़ा लाइन और झुका, तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप थोड़ा कम, इसका स्लोप कम, और यहाँ पे स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। सर कैसे पता चला, लिखो ना, पीटी का इक्वेशन लिखो, पीवी बराबर एनआरटी, तो P इज इक्वल टू एनआरटी बाई वी। अब बताओ y एक्सिस पे प्रेशर, x एक्सिस पे टेम्परेचर, ये स्लोप, तो स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वॉल्यूम। तो इस पर मान लो वॉल्यूम V1 है, ये V2, ये V3, स्लोप कम रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये A से B तक जाने पे वॉल्यूम लगातार बढ़ेगा। क्या आपको ये समझ में आया? ये सवाल मैंने आपको करा दिया अच्छे से, ठीक है। अब मैंने एक और चीज दिया था कि किस प्रोसेस में वर्क डन सबसे ज्यादा होता है, तो आप फटाक से नहीं बोल सकते कि इस प्रोसेस में वर्क डन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वर्क डन डिपेंड करता है कंप्रेशन पे और एक्सपेंशन पे। थोड़ा सा पैर में पेन हो गया तो मतलब तुम सूजन वगैरह है कुछ ऐसा ही है, उसको इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेन थोड़ा ज्यादा है। तो चलो देखो, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ आपसे सवाल पूछे, ये आपका जोरदार एमआर स्कैम है, इसका ध्यान रखिएगा। सर क्या है? अगर आपसे ये पूछे कि वर्क डन किस प्रोसेस में ज्यादा है, वर्क डन किस प्रोसेस में सबसे ज्यादा होता है, प्रोसेस में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, तो आप बोलेंगे कि कंप्रेशन और इलोंगेशन में डिफरेंट होगा। कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में आंसर डिफरेंट होगा। सर ऐसा क्यों? अभी तुमको दिखाते हैं। ऐसा क्यों? अभी तुमको दिखाते हैं। यही तो सबसे मजेदार चीज है इसका। ऐसा क्यों? अभी तुमको दिखाते हैं, यही तो सबसे मजेदार चीज है। देखिए, ये आपका प्रेशर है साहब, हाँ सर प्रेशर है, ये साहब वॉल्यूम है, हाँ वॉल्यूम है। अब यहाँ पे हम ग्राफ बना रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ प्रेशर था P नॉट और ये वॉल्यूम है V नॉट, V1 मान लो वॉल्यूम V1 है। अब अगर मैं सीधा ऐसे चला जाऊं और मैं A से इस पॉइंट B पर पहुंचूं और ये तुम्हारा वॉल्यूम हो गया V2, एक्सपेंशन हो रहा है। हाँ, कौन सा प्रोसेस है? प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबारिक होगा, आइसोबारिक। अब अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं तो इसको तुम कहोगे कि आइसोथर्मल है, हाँ सर आइसोथर्मल है, और ये V1 से V2 तक एक्सपेंड किया। अगर थोड़ा ज्यादा स्लोप रखते हुए मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं तो तुम बोलोगे कि सर ये आइडियाबैटिक है, आइडियाबैटिक है। और अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं तो तुम बोलोगे कि सर ये आइसो कोरिक है। वॉल्यूम कांस्टेंट देखो ऐसे आ रहा है सीधा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, V1 कांस्टेंट है, इसमें तो वर्क डन तुम्हारा होगा 0। अगर मान लो इसमें वर्क डन है W1, इसमें वर्क डन है W2, इसमें वर्क डन है W3, तो सबसे ज्यादा वर्क कहां से पता चला? पीवी ग्राफ का एरिया। पीवी ग्राफ का एरिया वर्क डन बनाता है। तो अगर इसमें देखोगे तो इस ग्राफ का एरिया तो ये पूरा आएगा, इस ग्राफ का एरिया, इस V1 से V2 के बीच में एरिया देखोगे ये आएगा, इस ग्राफ का एरिया ये आएगा। तो सबसे कम जब आप देखोगे ना वर्क डन, सबसे कम वर्क डन, सबसे कम वर्क डन इसका है। पीवी ग्राफ का एरिया ही तो वर्क बताता है बेटा, पीवी ग्राफ का एरिया ही तो वर्क बताता है। तो सबसे कम वर्क डन है तुम्हारा इसमें, आइडियाबैटिक में। बोलोगे वर्क डन W1 सबसे कम होगा, W2 सबसे ज्यादा और W3 सबसे ज्यादा, और W3 ही आइसोबारिक। तो आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क ज्यादा होता है। लेकिन बात जब किसकी हो? एक्सपेंशन की हो तब। जब एक्सपैंड कर रहे हो तो आइसोबारिक में सबसे ज्यादा वर्क डन होगा। आइसोथर्मल में देखो थोड़ा सा ये एरिया आएगा, और आइडियाबैटिक में देखो एरिया सबसे कम है। पीवी ग्राफ का एरिया, अगर मैं सेपरेटली ये ग्राफ बना के तुमसे बोलूं कि इसका एरिया बताओ, तो ये निकालोगे पूरा एरिया, और ऐसा ग्राफ बना दो तो इसका एरिया तो यही होगा। बोलो मजा आया कि नहीं आया? हाँ, तो एक्सपेंशन अगर हो रहा हो किसी वॉल्यूम V1 से V2 के बीच में, V1 से V2 के बीच में, तो सबसे ज्यादा वर्क करता है आइसोबारिक, उससे कम करता है आइसोथर्मल, और सबसे कम करता है आइडियाबैटिक। आइसोकोरिक में तो 0 होगा। फील आई? अब यही बात कंप्रेशन में हो तो, हम उल्टा है तो, उल्टा है तो भी तो वही होगा। नहीं, अब देखो, मान लो मैं यहां पे हूं और ये वॉल्यूम है V2, यहां पे इनिशियल प्रेशर था P नॉट। अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रख के इसको कंप्रेस करता हूं, V1 पे आता हूं, देखो ये ग्राफ बनेगा, क्या ये आइसोबारिक हो जाएगा? हाँ। अब देखो स्लोप कम, मतलब ये देखो नीचे झुका हुआ है, ऐसा कंप्रेशन का ग्राफ बनेगा आइसोथर्मल में। आइडियाबैटिक में स्लोप थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, स्टिफनेस होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। तो देखो ये समझना, अगर मैं एक्सपैंड कर रहा हूं तो ये तुम्हारा हुआ आइसोथर्मल का, तो इससे ज्यादा स्लोप मतलब वर्टिकली आएगा तो ऐसे आएगा, ये हुआ तुम्हारा आइसोकोरिक। जब कंप्रेस करोगे, जब कंप्रेस करोगे तो कंप्रेशन में ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, मान लो यहां पर है, ये कोई वॉल्यूम है V2, कंप्रेस करोगे स्लोप कम रखने के लिए, देखो स्लोप कम लेटा हुआ ग्राफ ऐसा बनेगा। ये तुम्हारा अगर आइसोथर्मल है, ये तुम्हारा क्या है? आइसोथर्मल
थर्मल है तो आइडियाबैटिक में स्लोप ज्यादा होना चाहिए, खरा होना चाहिए ग्राफ। ग्राफ खरा कैसे होगा, ऐसे देखो, अरे शाबाश, आइडियाबैटिक में ये बनेगा। अब बताओ वर्क डन ज्यादा किस में होगा? सर वर्क डन आइडियाबैटिक में ज्यादा होगा आइसोथर्मल के कंपेयर में, यस और नो? सर समझ में आए, लेकिन सर यहां तो आइसोथर्मल में वर्क ज्यादा, आइडियाबैटिक में कम है। हाँ, यहां पे आइडियाबैटिक में सबसे कम है, आइसोथर्मल में ज्यादा है, और आइसोबारिक में सबसे ज्यादा है। तो आइसोथर्मल में वर्क ज्यादा होता है अगर एक्सपेंशन हो रहा तो, एक्सपेंशन हो रहा तो, और आइडियाबैटिक में वर्क ज्यादा होगा। देखो ये आइडियाबैटिक है, जब कंप्रेशन हो रहा है ये वर्क होगा आइडियाबैटिक का, ठीक है। और आइसोकोरिक क्या हो जाएगा सर, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट तो यहां से यहां जाओगे प्रेशर चेंज हुआ, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट, इसका वर्क डन क्या होगा, जीरो। और इसको अगर तुम W1 कहते हो, W1 कहते हो, W2 कहते हो, W3 कहते हो, तो सबसे ज्यादा वर्क डन आपको W3 में है, फिर W2 में है, सबसे वर्क डन कम है, सबसे कम होता है आइसोबारिक में। तो जल्दी से बच्चा जवाब दे देता है कि अगर बहुत डिफरेंट प्रोसेस में वर्क डन पूछे तो आइसोबारिक में सबसे ज्यादा वर्क होगा, नहीं। एक्सपेंशन हो तो आइसोबारिक में सबसे ज्यादा, उससे कम आइसोथर्मल, सबसे कम आइडियाबैटिक। एक्सपेंशन हो तो, कंप्रेशन हो तो सबसे ज्यादा आइडियाबैटिक, सबसे ज्यादा आइडियाबैटिक, सबसे ज्यादा आइडियाबैटिक, फिर आइसोथर्मल, फिर आइसोथर्मल, सबसे कम आइसोबारिक में। मजा आ गया तो एक बार दिल बना दो सर, बहुत मजा आ गया सर इसमें। ये एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन दोनों अलग अलग तरीके से हम देखते हैं। ग्राफ देखो कैसे बन रहा है, तो मजा आ गया गुरुजी। यस, अब आइए आपको ना पहले मैं क्वेश्चंस करा देता हूं जो होमवर्क दिए थे, क्वेश्चंस करा देता हूं जो मैंने होमवर्क दिए थे, ठीक है। उसके बाद सारे प्रोसेस का मैं रिवीजन कराऊंगा, सब अलग अलग करा दूंगा। चलिए अब मिला लीजिएगा सारे अपने होमवर्क। इफ इन एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, if volume of 96 gram of oxygen at 27 डिग्री सेल्सियस increases from 70 लीटर to 140 लीटर, then work done। आइसोथर्मल का वर्क डन क्या होता है, 2.303 nRT log V2 by V1, ठीक है सर। तो 2.303 n नंबर ऑफ मोल, R तुम्हारा गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे 27 आप नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि केल्विन में लिखना है, आपको लिखना पड़ेगा 300 केल्विन। तो देखिए 2.303 96 ग्राम, तो 32 इसका वो होता है, तो उससे 96/32 हो जाएगा 3 मोल। तो 3 मोल इंटू आर, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, तो हो जाएगा 3 इंटू 300 900, 900 इंटू 2.3 इंटू आर लॉग V2 तुम्हारा है 140 लीटर और 70 लीटर। सर ऐसा यूनिट में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, V2 बाई V1 दोनों यूनिट कट जाएगा, तो 140/70 कट के आएगा 2, तो ये हो जाएगा लॉग 2 ऑन द बेस 10। ये आंसर, देखो ये आ गया आंसर, बहुत आसान था। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग पूछा है। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी जीरो, तो सही है। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा पी जीरो, तो आइसोकोरिक में ये रॉन्ग हो गया, आइसोकोरिक में प्रेशर चेंज होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा क्यू जीरो, ये सही है। फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा डब्ल्यू जीरो, ये भी बताऊंगा साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो रहता है। तो यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, या फिर नहीं मानते हो प्रिंटिंग मिस्टेक, तो ये गलत है तुम्हारा। तो आंसर रॉन्ग स्टेटमेंट में चला जाएगा आपका 2 और 4। सर लेकिन एक ही आंसर देना होता है भाई, ये कुछ सवाल में एरर है, बाकी तुम समझो ना, मल्टी करेक्ट भी तो हो सकता है, क्या पता जेई का सवाल हो मल्टी करेक्ट देना हो। तो साइक्लिक प्रोसेस अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फॉर आइडियल गैस वॉल्यूम वी नॉट एट 27 डिग्री सेल्सियस, इट हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, मतलब आइसोबारिक प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबारिक प्रोसेस, दैट द वॉल्यूम बिकम्स 2V0, देन फाइनल टेम्परेचर इज। एक बात होता है, आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, कैसे, तो पीवी बराबर एनआरटी से तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट उसने बोल दिया, एनआर कांस्टेंट होता है, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बना। हाँ सर, अब वॉल्यूम वी नॉट था, अब हो गया 2V0, वॉल्यूम डबल तो टेम्परेचर भी डबल हुआ होगा, पहले टेम्परेचर 27, तब हो जाएगा 54 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर आ गया, कितना आसान, देखो ना, V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2 लिख सकते हैं। बोलो V1 कितना है सर, V0, उस समय टेम्परेचर है 27, बटा V2 कितना है सर 2V0, उस समय टेम्परेचर T2 निकाल लो, तो V0 से V0 कट गया, 2 यहां चला जाएगा, T2 बराबर 54 डिग्री सेल्सियस आंसर, जो कि गलत है। यही तो आपको सीखना है, यही छोटी छोटी गलती कर देते हैं सर। गलत कैसे, तो गलत इसलिए है, गलत इसलिए है क्योंकि यहां पे आप समझिए कि ऐसा यूनिट में रखना है हमें, डिग्री सेल्सियस ऐसा यूनिट नहीं है, और चेंज इन टेम्परेचर भी नहीं है कि चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है। ओहो, अच्छा लाइव क्लास बेटा इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि लाइव क्लास अलाउड नहीं, सब छुट्टी पे। डीपीपी मैंने दे दिया, लेकिन अपलोड इसलिए नहीं हो रहा है कि सब लोग छुट्टी पर है। डीपीपी अपलोड हो जाएगा, रिवीजन पीडीएफ मैं आपको आज शाम तक अपलोड करा दूंगा, ठीक है। तबीयत मेरी मतलब खराब थी इसलिए मैं नहीं कर पाया।
तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो ये गलत है, हाँ सर। सही क्या होगा? तो देखो प्रेशर कांस्टेंट तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T तो होगा, तो V1/V2 बराबर T1/T2 है, और पहले प्रेशर वॉल्यूम V0 है, बाद का 2V0, ये सही है। लेकिन टेम्परेचर 27 है तो ये 300 केल्विन है, और बताइए T2 है। V0 से V0 कट गया तो T2 आएगा तुम्हारा 600 केल्विन। अब 600 केल्विन आंसर नहीं है, 150 केल्विन है, तो इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करो। तो T2 बराबर 600 माइनस 273, तो 327 आ जाएगा क्या? ये 327 आंसर। बोलो मजा आया इसमें? कितने लोग एमआरएस काम से बच गए जरूर बताइएगा, और कितने लोग एमआरएस काम में फंस गए जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इन बीच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस हीट नीदर एब्जॉर्ब नीदर ट्रांसफर, ये नीट 2019 का सवाल है। नीट वैसे सवाल आते हैं गुरु। तो इन बीच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस हीट इज नीदर एब्जॉर्ब नॉट रिलीज्ड, adiabatic, सिंपल है। द वॉल्यूम ऑफ द मोनोटोमिक गैस वेरीज विद टेम्परेचर T as shown in a figure. वॉल्यूम ऑफ अ मोनोटोमिक गैस, the volume of monoatomic gas का volume varies its temperature as shown in the graph. The ratio of work done by the gas to the heat absorbed when it undergoes from A to B. A से B तक कहीं गया है। अभी सवाल को कैसे करोगे? अब अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता तो इसमें माथा पकड़ लोगे, सवाल सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले सवाल में कुछ न समझ है, प्रोसेस पहचान, प्रोसेस आइडेंटिफाई करो। सर कौन सा प्रोसेस है? देखो ओरिजिन से ग्राफ पास हो रहा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, तभी हो सकता है जब प्रेशर कांस्टेंट हो। सर P कांस्टेंट है, ये देख के हमें ग्राफ से पता चल गया। यस और नो? हाँ सर। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबारिक प्रोसेस, उसके लिए मैंने आपको एक जोरदार एमआर स्टार बताया था कि dW/dQ, जितना हीट दिया है उसका कितना गुना वर्क डन होगा, 1 - 1 अपॉन गामा। 1 - 1 अपॉन गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? मोनोटोमिक है, मोनो 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 मोनो, तो मोनोटोमिक का गामा होता है 1 + 2/3, तो 5/3 यहाँ रख दो। 5/3, 3 ऊपर चला जाएगा। 5 एलसीएम ले लो, तो 5 एलसीएम ले लिया तो नीचे 5 एलसीएम, 5 - 3 2, 2/5 इज इक्वल टू हो जाएगा dW/dQ, सीधा आंसर। बोलो मजा आया कि नहीं? थर्मोडायनेमिक्स सीखे कि नहीं? सर सही है। तो इसका तुमको क्या कंसेप्ट समझ में आया कि कोई भी चीज पूछे ना, सबसे पहले प्रोसेस पकड़ो, सबसे पहले प्रोसेस पकड़ो, सबसे पहले क्वेश्चन में सबसे पहले प्रोसेस पहचानो, क्वेश्चन में सबसे पहले प्रोसेस आइडेंटिफाई करो, बस काम हो जाएगा। और जो कॉन्सेप्ट बताया है वो लगाओ। नेक्स्ट देखो, अब ये बोला है कि डिफरेंट ग्राफ बना दिए हैं आइसोथर्मल कर्व, ये आइसोथर्मल कर्व है और गैस यहां पे है। अब ये गैस इनिशियल से फाइनल सीधा ऐसे आया है, तो कौन सा प्रोसेस हो सकता है? पहला बात वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक, पहला आइसोकोरिक है। पहला प्रोसेस तुम्हारा हो जाएगा आइसोकोरिक, पहले का आएगा सी, तो पहले का सी इसमें है, इसमें भी है, ये दोनों गलत है। और दूसरा सीधा ऐसे चल रहा है, मान लो चौथा, तो सीधा ऐसे चल रहा है तो आइसोबारिक, चौथा आइसोबारिक होना चाहिए। चौथे का आइसोबारिक मतलब बी होना चाहिए, चौथे का बी होना चाहिए, चौथे का बी इसमें है, इसमें नहीं है, ये दोनों पहले ही गलत है, ये आंसर आ गया। अब तुम देख पा रहे हो कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, एकदम गर्दा उड़ा दिए कि नहीं उड़ा दिए? बताओ कैसे सवाल पूछे जाते हैं, देख पा रहे हो? नीट 2016 का सवाल है क्या? गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली to the half of its initial volume. The same gas is compressed separately through the adiabatic process, only the volume again reduced to half. भाई ये नीट 2016 का जब 25 जैसा पेपर आया था, देखना कितना आसान सवाल है। ये कह रहा है गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, द सेम गैस इज कंप्रेस्ड सेपरेटली थ्रू द adiabatic प्रोसेस अंटिल इट्स वॉल्यूम अगेन रिड्यूस टू हाफ। मतलब कंप्रेशन है, कंप्रेशन में ज्यादा वर्क कौन करता है? कंप्रेशन में ऐसा ग्राफ बनता है, ये तुम्हारा कम स्लोप का हो गया आइसोथर्मल, या adiabatic में ज्यादा वर्क होगा। तो कंप्रेशन द गैस आइसोथर्मल adiabatically रिक्वायर्ड सेम हुआ ना, बीच ऑफ द केस विद द कंप्रेशन रिक्वायर और a thermal adiabatic process or through adiabatic process require more work develop under the atomicity of the gas. क्या बोल रहा है? Compression of the gas isothermally will require more ना, compression of the gas through adiabatic process will require more work to be done, ये चौथा सही है। दो क्या कह रहा है? which of the case whether compression through isothermal और ओ बाप रे बाप, ये कहना कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन हो, adiabatic में वर्क ज्यादा होगा। नहीं, ये देखो अभी अभी तुमको कराया मैंने, लो दिमाग में एकदम छप गया, नहीं छप गया कि नहीं बताओ? देखो ये adiabatic में वर्क ज्यादा होता है अगर कंप्रेशन कर रहे हैं, तो कंप्रेशन कर रहे हैं तो adiabatic में वर्क ज्यादा होगा। दोनों अच्छे से बनाना ग्राफ, कंप्रेशन कर रहे हैं तो adiabatic में वर्क ज्यादा होगा। कंप्रेशन द गैस थ्रू द adiabatic प्रोसेस रिक्वायर मोर वर्क ड्यूरिंग adiabatic प्रोसेस द प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहे हैं,
ड्यूरिंग एन आइडियाबेटिक प्रोसेस है, प्रेशर ऑफ द गैस फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर, देन रेशियो ऑफ सीपी बाई सीपी, तो सीपी बाई सीपी जब डायरेक्ट लिखा हो तो मोलर हीट कैपेसिटी का रेशियो होता है वो गामा होगा। अब यहाँ पे एक शानदार आपको एमआर स्टार में दूंगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से लेके हर तरह के प्रोसेस में लगेगा। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा। 2 लाइन में मैं सवाल कर दूंगा, चाहे कोई सा भी, बड़े बड़े सवाल। देखिएगा, अगर पी वी टी में कोई भी अजीब सा रिलेशन गिवन है, गिवन है, तो उसको पीवी के रिलेशन में कन्वर्ट करो। सर कैसे करें? कन्वर्ट करो यूजिंग गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पहले कन्वर्ट करो, और जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो एडियाबेटिक प्रोसेस में तुम्हें ये तो पता ही है ना, पीवी टू दी पावर गामा कांस्टेंट होता है, मतलब प्रेशर का पावर 1 होना चाहिए, वॉल्यूम का जो पावर होगा वही गामा आएगा। खटैक, फिर इसको इससे कंपेयर कर दो। तो सुनो, मैं कहता हूं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का क्यूब, या प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का रूट, या प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ टेम्परेचर, या प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या मैं कहता हूं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का क्यूब। मैं कुछ भी बोलता हूं, तो ये जो मैं कुछ भी बोला वो गैस इक्वेशन है क्या? नहीं, कुछ भी तो वो एक प्रोसेस डिफाइन कर रहा हूं, और उस प्रोसेस में गैस इक्वेशन, ये पी वी और टी में ये रिलेशन तो हमेशा वैलिड होता है। तो चाहे कोई सा भी आपको रिलेशन दिया हो, आप खटाक से ये रिलेशन यूज करो, पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करो। जैसे देखो, ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ टेम्परेचर। ये दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है। अब सुनो ध्यान से, इसमें तुमको रिलेशन यूज करना है आइडियल गैस इक्वेशन का, और पीवी का रिलेशन चाहिए। यहां पे वी है नहीं, पी है, हाँ पी है, तो पी को मत छेड़ो। क्या तुमको चाहिए? सब वी चाहिए, तभी तो पीवी का रिलेशन आएगा। और एक्स्ट्रा क्या? टी है। तो एक काम करो, हम जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो हम टी को क्या लिख सकते हैं? सर पीवी बाई एन आर। सीधा सीधा हम टी को लिख सकते हैं पीवी बाई एन आर। तो यहां रखो, पी प्रोपोर्शनल टू टी को क्या लिख सकते हो? पीवी बाई एन आर। तो पीवी बाई एन आर का क्यूब, तो ये हो गया पी प्रोपोर्शनल टू पी क्यूब इंटू वी क्यूब बटा एन क्यूब आर क्यूब। ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, और पी से पी क्यूब कटेगा तो पी स्क्वायर बनेगा, ये कांस्टेंट को यहां ले जाओ, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर इंटू वी क्यू। ये आ गया। हाँ, अब दोनों तरफ रूट ले लो। सर रूट क्यों? अभी पता चल जाएगा 1 सेकंड में। जैसे तुम दोनों तरफ रूट लोगे, रूट बोथ साइड, तो होगा कांस्टेंट का रूट तो कांस्टेंट ही रहेगा, पी स्क्वायर का रूट पी, और वी का रूट हो जाएगा वी का पावर 3/2। अब बताओ एडियाबेटिक प्रोसेस में वी टू दी पावर गामा कांस्टेंट होता है, हाँ सर, कंपेयर करो, तो पी तो P1 हो गया सर, और v का पावर गामा या v का पावर 3/2, तो गामा 3/2। यस, बता सर, एक बार और बताओ गुरुजी। अरे 4 बार बताऊंगा रे, फिर तू रोना मत, कहना सर थैंक यू, तब बताऊंगा। 4 बार बताऊंगा, सुन। चाहे ये टी क्यू दे, टी स्क्वायर दे, फलाना दे, ढिमकाना दे, कुछ भी दे। एक तो ये प्रोपोर्शनल साइन है, हाँ सर प्रोपोर्शनल साइन है, मतलब कांस्टेंट को हमको इग्नोर करना है। P प्रोपोर्शनल टू टी को हम लिख सकते हैं पीवी बटा एन आर। कैसे? तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो टी आ जाएगा तुम्हारा पीवी बाई एनआर, तो पुट कर दो ना यहाँ पे। टी को क्या लिख सकते? पीवी बाई एनआर। तो पी प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब, सॉरी पी क्यूब वी क्यूब, अरे सब पे क्यूब हो जाएगा, एन क्यूब इंटू आर क्यूब। ये पी से पी क्यूब कटेगा तो एन क्यूब आर क्यूब को यहां ले आओ, ये पी से पी क्यूब कटेगा तो पी स्क्वायर इंटू वी क्यूब। अब मैं कह रहा हूं दोनों तरफ रूट ले लो, ये कांस्टेंट है भाई, ये कांस्टेंट है भाई, रूट ले लो। तो जैसे ही तुम दोनों तरफ रूट लोगे, तो कांस्टेंट का रूट तुम्हारा कुछ कांस्टेंट ही तो आएगा, और ये पी स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो पी और वी का पावर 3/2, खत्म। बताओ मजा आया कि नहीं? और ऐसे ऐसे बड़े बड़े सवाल नीट में आते हैं, वो सारे मैं तुमको शानदार तरीके से कराऊंगा। अब आइए बात रिवीजन की, प्रॉमिस किया भाई। तो लेक्चर देख के बाद कमेंट करना, रोना मत प्लीज यार, बड़ा दुख होता है तबियत खराब होने के बावजूद भी तुम्हारे लिए मेहनत करे और तुम ऐसे रोने लग जाते हो। और कौन सा 3 घंटे का लेक्चर है सर? आप बोले नहीं थे सर। अरे यार, जब जरूरत होगी तो पढ़ाऊंगा ना, आधे घंटे 45 मिनट बोल के पढ़ाऊंगा। तू डॉक्टर बनेगा, मरीज को दवाई लिखेगा, और मरीज बोलेगा कि अरे सर जी आपने तो 2 महीने पहले नहीं बोला था कि ये दवाई लिखोगे। कॉमन सेंस यूज करे यार, हर चीज हमेशा अपने अकॉर्डिंग नहीं होती है। चलो, आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा लॉ है? ये बॉयल्स लॉ है क्या?
हाँ, तो ये पूछ सकता है ना, छोटी सी बात है। आइसोबारिक प्रोसेस कौन सा लॉ है? चार्ल्स लॉ। आइसोकोरिक प्रोसेस गे-लुजक लॉ, गे-लुजक लॉ। एडियाबेटिक प्रोसेस कोई प्रोसेस हम लॉ नहीं बोलते। आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होता है? सर आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होता है। तो जीरो क्या होता है? जीरो होता है चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, तो जो हीट देते हैं वही वर्क डन में जाता है। देखो कितनी अच्छी बात है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जितना हीट दोगे उतना वर्क, हीट दोगे तो पॉजिटिव वर्क होगा और हीट निकालोगे तो निगेटिव वर्क होगा, क्योंकि जितना हीट दोगे वही वर्क करेगा। गैस इक्वेशन क्या होता है? पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, पीवी प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। क्यों? टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो यह आ जाता है P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। ऐसा आएगा क्या? हाँ सर। वर्क डन इसमें क्या होता है? वर्क डन होता है 2.303 NRT। टी को ऐसा यूनिट में रखना, लॉग V2 बाई V1 ऑन द बेस 10। प्रेशर में भी लिख सकते हो। स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ होता है माइनस P बाई V। बताओ मजा आया कि? बताइए क्या कहेंगे आप इस $1,000,000 स्लाइड पे? आप भी ऐसा बना के अपने दीवार में चिपकाएंगे और मुझे भेजेंगे। जिनका सबसे खूबसूरत होगा उसको मिलेगा 10 रुपए का नगद इनाम। बढ़िया। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? सर चार्ल्स लॉ। आइसोबारिक प्रोसेस में कांस्टेंट क्या है? सर प्रेशर कांस्टेंट है। तो जीरो क्या होता है? डेल्टा पी जीरो होता है। फर्स्ट लॉ में क्या होगा? फर्स्ट लॉ आएगा डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू दोनों होगा। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आता है वो होता है डी क्यू बटा गामा टाइम्स, और जो वर्क डन होता है वो होता है डी क्यू इंटू 1 - 1 अपॉन गामा टाइम्स। देखो कितनी शानदार तरीके से मैंने खत्म ही कर दिया भाई। सवाल देखते ही फट फट तुम्हारे सामने सॉल्व होंगे। गैस इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो गैस इक्वेशन होगा पी वी बराबर एनआरटी। हम कांस्टेंट किसको बोल रहे हैं? प्रेशर को। प्रेशर को कांस्टेंट बोल रहे, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू सिंपल T1 बाई T2। वर्क डन इसमें क्या होता है? तो आइसोबारिक में वर्क हो गया P डेल्टा V। सिंपल है, P डेल्टा V। खत्म 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 खत्म। अच्छा, इसमें हम इसको लिख सकते हैं P इंटू V2 माइनस V1। अगर P को अंदर ले जाएंगे तो P V2 माइनस P V1। अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन से PV बराबर एनआरटी है, तो P V2 को हम क्या लिख सकते हैं? P V2 को लिख सकते हैं NRT2 माइनस NRT1। यस और नो? सो NR डेल्टा T वर्क डन हो जाएगा। हाँ भाई, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट ही है, तो PV बराबर एनआरटी में PV1 होगा तो ये T1 होगा और PV2 होगा तो ये T2 होगा। तो लिख तो सकते ही हम। तो ये भी मजेदार चीज है। हाँ, अच्छा, आइसोबारिक प्रोसेस स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ क्या होगा? तो ये तुम्हारा PV ग्राफ ऐसा बनेगा, तो इसका स्लोप जीरो होगा। लो भैया, पूछ सकता है पीवी ग्राफ का स्लोप बताओ। P बोला है तो P को y एक्सिस पे रखा होगा। सर मजा आ गया है। और इसमें पीवी ग्राफ एक्चुअल में बनता कैसे है? तो पीवी ग्राफ ऐसा बनता है, और पीवी ग्राफ ही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिकेटर कर्व होता है वो। ये बताओ गेलुजक लॉ। यस सर, आइसोकोरिक प्रोसेस गेलुजक लॉ। आइसोकोरिक प्रोसेस गेलुजक लॉ। बताओ गेलुजक लॉ में क्या होगा? सर गेलुजक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन तुम्हारा क्या आ जाएगा? जीरो। तो यहां पे डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू, सॉरी वर्क डन जीरो, हाँ, तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू। सही एकदम। और ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो एंड रिवर्सिबल होता है। यस सर। चलो बताओ गैस इक्वेशन क्या हो जाएगा? सर गैस इक्वेशन इसमें बनेगा, गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हम v को कांस्टेंट रख दो, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t। तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। वर्क डन इसमें जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे पीवी ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा, तो इसमें पीवी ग्राफ का स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। और आइडियाबेटिक प्रोसेस हमने पढ़ा था। हाँ, आइडियाबेटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है? लॉ तो इसको कुछ नहीं बोलते, लेकिन कांस्टेंट क्या होता है? तो क्यू इसमें कांस्टेंट होता है। मतलब डेल्टा हीट ट्रांसफर नहीं होता। कांस्टेंट बोलने का मतलब डेल्टा क्यू इसमें डेल्टा क्यू इसमें क्या होता है? जीरो। तो डेल्टा क्यू जीरो, तो आप कह सकते हैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू जीरो, मतलब डेल्टा यू बराबर माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। और ये आइडियाबेटिक प्रोसेस फास्ट प्रोसेस होता है। चलो, इसमें तुम्हारा गैस इक्वेशन क्या होगा? तो गैस इक्वेशन तो पीवी बराबर एनआरटी ही रहेगा। इसमें गैस इक्वेशन थोड़ी ना चेंज होगा। हाँ, कांस्टेंट में ये बोल सकते हैं कि पी वी का पावर गामा कांस्टेंट होगा। ये गैस इक्वेशन नहीं है, पीवी का रिलेशन है। और तुमको सवाल किसी भी टर्म्स में दे, उसको पीवी में तुम कन्वर्ट कर लेना आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके। आइडियल गैस इक्वेशन तो इसमें लिखोगे P1 V1, तो ये T1 है। दूसरी बार लिखोगे P2 V2 बराबर NRT2। तो यहां से अगर तुम रेशियो डिफाइन करोगे तो आएगा P1 V1 बटा P2 V2 बराबर T1 बाई T2। ऐसा रेशियो बनेगा इसमें। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि गैस इक्वेशन में पी बराबर टी। यहाँ पे ऐसा इक्वेशन क्यों बना? क्योंकि
वॉल्यूम कांस्टेंट था। यहाँ पे ऐसा इक्वेशन क्यों बना, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे ना तो प्रेशर कांस्टेंट, ना टेम्परेचर कांस्टेंट, ना वॉल्यूम कांस्टेंट, सब बदल रहा है। हाँ, पीवी का पावर गामा कांस्टेंट है, जहां पे गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट है। वर्क डन इसमें क्या होता है, तो हो गया ना, वर्क डन बराबर माइनस डेल्टा यू, डेल्टा यू को लिख दो एन आर बटा गामा माइनस 1 इंटू डी टी, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस अंदर लगाओ तो एन आर डी टी 1 माइनस गामा। इसमें स्लोप क्या हो जाएगा, तो स्लोप हो जाएगा माइनस गामा पी बाई वी। बताओ अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, अब ये प्रोसेस क्या कहलाता है, अब यही से तुम्हारा पॉलीट्रॉपिक का उद्घाटन होगा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आखिर होता क्या है, कैसे हम समझते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, बताओ। अच्छे से पूरा रिवीजन हो गया कि नहीं, जितना मैंने पढ़ाया था सबको एक साथ लपेट दिया, समेट दिया कि नहीं, मतलब गुम सुम आया कि नहीं है, जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है साहब। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है वो प्रोसेस जिसमें एक नॉर्मल सा कोई भी रैंडम रिलेशन क्वेश्चन में गिवन होगा। सर नॉर्मल सा कोई भी रैंडम रिलेशन मतलब वो बोलेगा कि पी वी का पावर एक्स तुम्हारा कोई कांस्टेंट है, जहां पे एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे एक्स की वैल्यू 2 ही तो 2 ही तो ऐसे आएगा, पी वी का पावर 2 बराबर कांस्टेंट, मतलब पी इज इक्वल टू वी का पावर माइनस 2 उधर चला जाएगा, ये रिलेशन कुछ कहलाएगा, ऐसा रिलेशन निकल गया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम इसके एनालिसिस करेंगे, तब यहां पे रिक्वायर्ड चीजें हम इसमें फुलफिल कर देंगे। ठीक है ना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो सबसे पहले पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में समझिए कि हम रैंडम रिलेशन लिखते हैं पी वी पावर एक्स कांस्टेंट, और एक्स क्या होगा ये क्वेश्चन में हमें गिवन होगा, ये कुछ भी हो सकता है, वो डिफाइन करेगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, अलग अलग चेंज हो। सर अच्छा समझ गया मैं, आ गया हमें। तो यहां पे सबसे पहले मोलर हीट कैपेसिटी डिफाइन करते हैं। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में प्रेशर तो कांस्टेंट है नहीं, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी सीपी लाएगा नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम है नहीं, तो इसमें मोलर हीट कैपेसिटी हम डिफाइन करते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी हम डिफाइन करते हैं Cm बराबर Cv प्लस R बटा 1 माइनस एक्स। सर एक्स क्या है, वही ये इस रिलेशन में अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग जो रिलेशन दिया होगा वो एक्स। तो एक्स हम कैसे पहचानेंगे, आप पीवी टू दी पावर एक्स कांस्टेंट होता है, उसमें यहाँ पे पीवी का पावर एक्स कांस्टेंट लिखेंगे, और जो क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ है उसको यहाँ पे पुट करके कंपेयर करेंगे। सर कैसे, अभी कराते हैं तुरंत। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस P is directly proportional to V square, then find molar heat capacity of monoatomic gas। और ये सवाल है नीट 2015-16 का, नीट का पूछा वो सवाल, अभी मैं दिखा दूंगा आपको। तो इसमें कैसे करेंगे बताइए, सर कैसे करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है, अभी आ जाएगा समझ आपको। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये P प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर गिवन है, तो जो भी रिलेशन है उसको इसके टर्म्स में लिखने की कोशिश करो। तो साथ साथ दिख तो रहा है सर, P प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर है और P V का पावर x कांस्टेंट होना था, तो सर यहाँ पे कंपेयर करेंगे उससे, तो x बराबर 2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, और ये जैसे ही तुमने लिखा ये तुम्हारे साथ हो गया MR स्कैम, और इसको ऐसे ही तुमको नोट्स में लिखना है। सर कैसे, x बराबर 2 नहीं है, P प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर तुमको क्वेश्चन में गिवन है, तो सबसे पहले P और V दोनों एक तरफ रख के बाकी उस साइड हमने कांस्टेंट माना है, मतलब V स्क्वायर को इधर लाओगे तो P जो उधर V स्क्वायर उसको इस तरफ लाओगे तो ऐसे लिख सकते हो P प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये V स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे लाएंगे तो बटा V स्क्वायर होगा, इसको ऊपर ले जाओ तो P V का पावर -2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का ये इक्वेशन होता है, क्या हमें पता चल गया कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस डिफाइन किया है जहां पे x की वैल्यू 2 आ रही है। अब कंपेयर करो ना, अब कंपेयर करो ना, देखो पी वी का पावर -2 ये क्वेश्चन में है, पी वी का पावर एक्स, ये एक्स बराबर तुम्हारा आएगा -2। अच्छा सर जी अब समझ में आएगा। और मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा तुम्हारा Cm इज इक्वल टू Cv होता है R बटा गामा -1, है ना, R बटा गामा -1 सही लिख रहा हूं, हाँ Cv R बटा गामा -1 प्लस R बटा 1 -x, इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, या Cv को FR/2 भी लिख सकते हो, Cv तो आप ये भी लिख सकते हैं FR/2 प्लस R बटा 1 -x। अब किताबों में अलग अलग किताबों में देखोगे तो अलग अलग पैटर्न से इसको लिख देते हैं। सर अलग अलग पैटर्न से लिखने का मतलब, जैसे तुमको लिख देंगे Cm बराबर R बटा माइनस, ये ऐसे लिख देंगे R बटा 1 -x माइनस R बटा 1 गामा, या लिख देंगे तुमको लिख देंगे R बटा गामा -1 माइनस ऑफ R बटा x -1। अब ये देखो ये सेम चीज है कि अलग चीज है, जरा पहचान के बताना। फिर तुमको लिख देंगे माइनस ऑफ R बटा 1 -x
सॉरी 1 माइनस गामा माइनस ऑफ आर बटा एक्स माइनस। अब ये जो मैंने सीएम लिखा है इसमें से कोई गलत है? ध्यान से देख के पहचानो। हो सकता है मैंने जल्दीबाजी में लिखा तो कुछ गलत होगा, लेकिन पहचानो तो मात खा सकते हो। ध्यान से देखो गलत है क्या? देखो आर बटा गामा माइनस 1 प्लस आर बटा 1 माइनस 6। अब देखो आर बटा 1 माइनस 6 को पहले लिख दिया, दोनों प्लस में तो इसको पहले भी लिख सकते हो 1 माइनस 6 है, और माइनस आर बटा 1 माइनस गामा लिखा है। 1 माइनस गामा का मतलब है कि गामा माइनस 1 है। अब यहाँ से माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये 1 माइनस में रहेगा और गामा प्लस हो जाएगा, तो प्लस गामा माइनस 1 ये टर्म आ जाएगा। सही एकदम। अरे कुछ नहीं किया, ये दोनों प्लस में था, इसको पहले लिख लिया, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये निगेटिव बन जाएगा। ऐसा ही यहाँ भी माइनस निकाल लूँ, यहाँ भी माइनस निकाल लूँ, तो ये आर बटा 1 माइनस गामा आर बटा एक्स माइनस 1। देखो आर बटा 1 माइनस गामा एक्स माइनस 1। तो ये तुमको समझना नहीं है, हाँ तुमको पैटर्न ये याद रखना है। सर ये कहाँ से आया? ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा है, इसका डेरिवेशन नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये कुछ चीजें हैं फिजिक्स में 5-10% चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेगी, तो ये याद रखना है। मोलर हीट कैपेसिटी होता है। अच्छा मैं कैसे याद रखा हूं सुनो, आर बटा गामा माइनस 1 तो सीवी है, बटा देखो 1 और इसके पास में 1 माइनस एक्स ऐसे, आर बटा गामा माइनस 1 प्लस आर बटा 1 माइनस एक्स, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन बहुत सिंपल है, एडियाबेटिक प्रोसेस से ही इसका वर्क डन कंपेयर करते हैं। डी डब्ल्यू बराबर, क्या हमने वर्क डन पढ़ा था? माइनस ऑफ डेल्टा यू आइडियाबेटिक प्रोसेस में। हाँ वो क्या आ जाता है सर? वो आ जाता है आपका एन आर डी टी बटा, ये माइनस हटा देंगे तो 1 माइनस गामा, तो आता है एन आर डी टी 1 माइनस गामा। ये आता है? हाँ सर ये आता है। तो आप यहां पर देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस में एन आर डी टी 1 माइनस गामा ही है, देखो ना, ये माइनस अंदर ले जाओगे तो 1 माइनस गामा हो जाएगा, एन आर डी टी 1 माइनस गामा। यहां पे आ जाता है आपका एन आर डी टी 1 माइनस एक्स। बस वो पीवी टू दी पावर, वहां पे गामा होता था कांस्टेंट, तो पीवी टू दी पावर गामा कांस्टेंट होता था, तो यहाँ पे 1 माइनस गामा बनता था एडियाबेटिक में। उसी तरीके से यहाँ पे पीवी टू दी पावर एक्स है, क्या बनेगा? एन आर डी टी 1 माइनस एक्स। सर ये नहीं बुझाया हम, सर चमका नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो बेटा, सीधा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डीवी होता है। हाँ, और यहाँ पे पी को क्या लिख सकते हो? के बटा वी का पावर एक्स। तो पी को लिख सकते हो कांस्टेंट के बटा वी का पावर एक्स इंटू डीवी, इंटीग्रेट करके ये डी डब्ल्यू आ जाएगा। हाँ सर, तो सर आप तो और ही कंफ्यूज कर दिए हमको, दो दो को फॉर्मूला बता दिए, हम कौन सा यूज करेंगे? डिपेंड करता है ना कि dt के टर्म से पूछा है कि x के टर्म से, v के टर्म से पूछा है। हाँ सर, फिर तो तुम, अगर मैं तुमको सिर्फ यही बताता और सवाल इसके टर्म्स में आ जाता तो तुम कंफ्यूज हो जाते। ओहो हो सर, ना ये मैं बहुत घचपच हो गया। चल एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है भाई, इसको कॉपी कर लेते हैं। और ये वाला टर्म तो मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन में कंपेयर करके सिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने लिखा था, ठीक है। और इसमें ये वाला टर्म हटा देता हूं, ये वाला टर्म हटा देता हूं, ठीक। अब यहां पे समझो, ये तुम्हारा मेन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कोई भी एक रैंडम प्रोसेस डिफाइन करते हैं। सर इतना रैंडम, कितना रैंडम सर जी? वो क्वेश्चन में ही दिया होगा। अच्छा सर, क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया होगा, हमें उससे पहचानना है। हाँ, उससे पहचानना है और आपको इसको पीवी के टर्म्स में लाना है, वो आइडियाबेटिक के जैसा। आइडियाबेटिक में पी वी का पावर गामा कांस्टेंट होता है और यहाँ पे कुछ एक्स होगा, वो क्वेश्चन से डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, अब यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी इसके डिफाइन होती है सीएम बराबर सीवी प्लस आर बटा 1 माइनस एक्स, जहां पे ये एक्स आए। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। इसका वर्क डन क्या होता है? तो आइडियाबेटिक के वर्क डन जैसा होता है, क्योंकि आइडियाबेटिक जैसा रिलेशन है। अच्छा मान लो यहाँ पे गामा आ गया तो वर्क डन क्या होगा? पी वी टू द पावर गामा कांस्टेंट, तो वर्क डन क्या होगा? अगर पी वी टू द पावर गामा कांस्टेंट है तो इसमें वर्क ऐसे लिखोगे ना, वर्क इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब बताओ वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होगा? तो एन आर डी टी इंटू 1 माइनस एक्स, जैसे वहां पे होता है 1 माइनस गामा, दैट्स इट। या आपको लिखा है पी वी का पावर एक्स कांस्टेंट है, के है मान लो, तो तुम लिखोगे ना P इज इक्वल टू के बटा वी का पावर एक्स। अच्छा सर, स्टार्टिंग में जो आपने वर्क निकाल के दिखाया था वही पॉलीट्रॉपिक का वर्क है, तो डी डब्ल्यू बराबर वेरिएबल प्रेशर के लिए पी डीवी होता है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी को क्या लिखेंगे? के बटा वी का पावर एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो जाएगा वर्क डन बराबर के बटा वी का पावर एक्स, अगर ऊपर ले जाओगे तो के वी का पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम V1 टू V2। तो ये दो तरीके से वर्क निकलता है, डिपेंड करता है कि सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, सवाल में आपको क्या दिया हो, उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा वर्क डन का फॉर्मूला आपको यूज करना है। समझ में आया? अब ये हम सवाल कर रहे थे गुरु, अब यहां पे तुम वो निकाल के दिखाओ, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी कैसे निकालोगे बताओ? तो मोलर हीट कैपेसिटी यहां पे हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा Cm इज इक्वल टू CV प्लस R बटा 1 माइनस एक्स। चलो CV बताओ सर, FR/2।
और कैसे मोनोटॉमिक गैस है तो 3r/2 प्लस r बटा 1 माइनस एक्स की वैल्यू बोलो -2 तो माइनस एक्स की वैल्यू रखोगे -2 तो ये आ जाएगा तेरा 3r/2 प्लस r बटा माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा। तो ये 3 दूना आप लिख सकते हो 6, 3 तिहाई 9, मैंने 3 दूना 6 एलसीएम लिया, 3 तिहाई 9r प्लस 2r तो ये आ जाएगा 11r/6 खत्म। यही तो है गुरु, यही तो है गुरु। अब देखो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का स्क्वायर देन मोलर हीट कैपेसिटी, वही सवाल दे दिया है यहाँ पे क्यू कर लो देन मोलर हीट कैपेसिटी। अब बताओ ये सवाल कर सकते हो, जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी निकाल लोगे? जल्दी बताओ, क्यू करके ना, प्रेशर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का क्यू देन फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी। बताओ कर लोगे? हाँ सर आसान ही तो है, कर लेंगे, बता करके दिखा, बता करके दिखा। अब सुन, अगर तूने करने की कोशिश करी है मतलब तो एमआर स्कैम में फंस गया। रॉन्ग क्वेश्चन। सर हाउ, गैस का नेचर नहीं बताया, तब तक आप मोलर हीट कैपेसिटी निकाल ही नहीं सकते। सीधी की तो जरूरत पड़ेगी सीएम में। ओ हो, मान ले डायटोमिक गैस है। अरे यार सर जी फंस गया, तो लिख रहा कमेंट बॉक्स में, कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन तू सीख लिया। अब क्या तुमको चमका और अच्छे से कि सीवी तो लिखना पड़ेगा ना, सीवी तो तभी आएगा जब तुमको पता हो r/1 माइनस एक्स। अब देखो v प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का क्यूब, जब ये इधर आएगा p v का पावर -3 तुम्हारा कांस्टेंट होगा, x की जगह पे -3 है। सीवी बोलो fr/2 प्लस r/1 माइनस ऑफ -3। अब सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए और बोलिए कि हमारे स्कैम में नहीं फंसा था सर, पहले निकाल लिया। प्रेशर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अगर प्रेशर ऑफ द गैस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है फॉर मोनोएटॉमिक देन मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा? तो देखो यहाँ पे लिख दिया मोनोएटॉमिक गैस के लिए, और देखो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, तो सॉल्यूशन करोगे क्वेश्चन में गिवन है प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब लगाओगे तुम यहाँ पे एमआर स्टार। क्या कहा था मैंने कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का इक्वेशन यूज करो और पीवी के टर्म्स में रिलेशन को लाओ। ये पीटी का रिलेशन है तो घबराना नहीं है। क्या हम टी को लिख सकते हैं पीवी? सर एनआर भी तो है, प्रोपोर्शनल साइन में कांस्टेंट है ना यार, तो पी रहने दो, टी को लिख सकते हैं पी भी, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर वी स्क्वायर। पी से पी स्क्वायर कट गया तो कांस्टेंट के इज प्रोपोर्शनल टू, ये पी से पी स्क्वायर पी इंटू वी स्क्वायर, तो पी वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट आ रहा है, मतलब पी वी का पावर एक्स कांस्टेंट, यही तो होता है तुम्हारा रिलेशन। अब कंपेयर करो तो एक्स बराबर आ गया तुम्हारा 2। और ये पॉलीट्रॉपी का मतलब कोई भी रिलेशन दिया सकता है, जैसे पी ये भी दे सकते थे हम कि पी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यू, कुछ भी बोल सकता है, पी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यू, कुछ नहीं करना, इस टी को हटा के वी लाओ, खत्म। ऐसा दे दे टी टी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, तो इस टी को हटा के वी लाओ इस आइडियल गैस इक्वेशन से। सर मजा आ गया। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? सीवी प्लस r/1 माइनस एक्स। सीवी होता है तेरा fr/2, तो एफ तुम्हारा मोनोटॉमिक का हो गया 3r/2 प्लस r/1 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 2, यहां से आ जाएगा 3r/2 प्लस r/-1, देखिए 1 में से 2 जाएगा -1, सही है, 2 एलसीएम ले लो तो 3r माइनस 2r, क्योंकि ये निगेटिव आ जाएगा यहाँ पर, 3 में से 2r जाएगा r/2 इज आंसर। और नीट में भर भर के ऐसे सवाल बेटा पूछे, नीट में भर भर के ऐसे सवाल पूछे। नेक्स्ट है तुम्हारा साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है जरा समझना, बहुत आसान है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम, इज सेम। सर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट अगर सेम है तो जो पाथ फंक्शन होता है वो तो चेंज हो सकता है, लेकिन मान लो मैं इनिशियली से कहीं पाथ पे चल के गया फिर वापस वहीं आ गया, तो जो स्टेट फंक्शन होता है तो आपका इंटरनल एनर्जी, तो क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा जीरो होगा? यस, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज जीरो। तो जो भी हीट देंगे वो सारा का सारा आपका किस में जाएगा? वर्क डन में जाएगा। ये तो आइसोथर्मल नहीं हो गया, नहीं आइसोथर्मल नहीं हो गया। ये देखो मान लो कितने बोले हो यार तुम। जैसे मान लो मैं यहां पे हूं, ये पॉइंट है मेरा ए, इस पॉइंट पे मान लीजिए वॉल्यूम है वी नॉट, प्रेशर है पी नॉट। अब मैं कांस्टेंट प्रेशर पे चल रहा हूं, देखो ये प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे मैं बी पे चल के गया, वॉल्यूम को कर दिया डबल। आइसोथर्मल है क्या? नहीं, आइसोबारिक है। फिर मान लो मैं ऐसे गया तो सर 2v0 है आपका वॉल्यूम कांस्टेंट, मान लो यहाँ पे प्रेशर मैंने कर दिया 2p0, 2p0 मैंने प्रेशर कर दिया, देखो 2p0, यहाँ पे प्रेशर है तुम्हारा 2p0 एंड वॉल्यूम है 2v0, 2v0 वॉल्यूम है सर। तो टेम्परेचर चाहे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हाँ सर, कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर बढ़ रहा हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम बढ़ा है तो भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर मैं वापस ऐसे आ गया तो मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, वॉल्यूम घटा रहा हूँ, प्रेशर उतना ही है तो टेम्परेचर घटा होगा, और फिर मैं यहाँ आ गया, फिर से यहाँ आ गया। अब मान लो कि ए पॉइंट पर टेम्परेचर को तुम मानते हो एट ए टेम्परेचर इज
टेम्परेचर इज टी नॉट, मान लो तूने टी नॉट मान, तो आइडियल गैस इक्वेशन से इसमें रिलेशन क्या लिखोगे, पी नॉट वी नॉट और टी नॉट में लिखोगे पी नॉट वी नॉट बराबर एन आर टी नॉट, तो टी नॉट को लिख सकते हैं आप पी नॉट वी नॉट बटा एन आर, ये तुमने टी नॉट माना था, कहां पे है ये, एट ए, कहां पे है ए पॉइंट पे। अब अगर मैं बी पे जाऊं तो बी पर टेम्परेचर क्या होगा, सर देखो यहां पर प्रेशर है टू वी नॉट, सॉरी प्रेशर है पी नॉट और वॉल्यूम है टू वी नॉट, तो टेम्परेचर बी पर लिखोगे प्रेशर है तुम्हारा पी नॉट, वॉल्यूम हो गया टू वी नॉट बटा एन आर, अगर टी नॉट के टर्म्स में लिखोगे तो पी नॉट वी नॉट बटा एन आर, टू बाहर चला जाएगा तो टू टी नॉट आ जाएगा, अगर टेम्परेचर वहां पे होता 100 केल्विन तो यहाँ पे टू टी नॉट होता 200 केल्विन। अब मान लो मैं तुमसे बोलूं सी पर बताओ, एट सी, तो सी पर क्या होगा, तो सी पर लिखोगे टेम्परेचर एट सी बराबर टू पी नॉट इंटू टू वी नॉट बटा एन आर, तो ये हो जाएगा चार पी नॉट वी नॉट बटा एन आर, तो टीसी बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ टी नॉट, ये तुम्हारा देखो सी पर आ गया, और देखो मैंने बोला था टेम्परेचर बढ़ेगा ना, देखो ए पर टी नॉट था, यहाँ पे टू टी नॉट हुआ बी पर, सी पर देखो 4 टी नॉट हुआ, टेम्परेचर बढ़ा। अब तुम यहां से पीछे जा रहे हो, बी पर सी पॉइंट था, ये मान लो सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मान लो तुम डी पर गए, तो डी पर बोलो क्या होगा, एट डी, एट डी टेम्परेचर एट डी लिखोगे, प्रेशर तुम्हारा टू पी नॉट, वॉल्यूम वी नॉट हो गया बटा एन आर, क्या ये टू टी नॉट लिखोगे, हाँ सर, तो टेम्परेचर डी पर कितना है टू टी नॉट, तो यहां पर टेम्परेचर बी पर है टू टी नॉट, तो ये टेम्परेचर पहले था टी नॉट, फिर यहां पर गया तो ये हो गया तुम्हारा टू टी नॉट, फिर यहां पे हो गया फोर टी नॉट, फिर यहां पर हो गया टू टी नॉट, फिर यहां पे हो गया टी नॉट से टू टी नॉट बढ़ा, टू टी नॉट से फोर टी नॉट बढ़ा, फिर यहां पे घटा, यहां पे घटा। अब बताओ तुम अगर ए से ए तक ही घूम के आ गए तो ए से ए को ही साइक्लिक कहते हैं, ए टू ए। अब बताओ ए से चले थे तो टेम्परेचर टी नॉट था, फिर से ए पर आ गए तो टोटल चेंज इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया, और टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, लूप ऑफ साइकिल, लूप ऑफ साइकिल, और लूप ऑफ साइकिल में अगर क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज के लिए वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है नेगेटिव, ये तो तुमको मैंने बताई है, इसी को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। आइसोथर्मल है क्या, नहीं सर आइसोथर्मल नहीं, क्या चमका आपको ये बात, हाँ सर थोड़ा थोड़ा चमक गया, थोड़ा थोड़ा चमक गया, अरे पूरा चमका है, कैसे थोड़ा चमका है, यहाँ पे देखो साइक्लिक प्रोसेस और कैसा हो सकता है, ऐसा मैंने ऐसे क्लोज लूप में चल के आ रहा हूं, ऐसा मान ले तो ये पीवी है, हाँ अब तुम यहां से चले यहीं पहुंचे या यहां से चले यहीं पहुंचे, तो कंप्लीट लूप में चेंज इंटरनल एनर्जी जीरो, तो जो तुम्हारा dq है वो डेल्टा w के बराबर होगा क्योंकि du जीरो है, और dw क्या होगा, एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप, इसी को कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस, जहां से चले थे। और ये नहीं है कि पीवी में हो, अगर मैं ऐसे कर दूं पीटी में बोल दूं तो पीटी में भी कंप्लीट लूप में मान ले मैं ए से गया बी पर, बी से गया सी पर, सी से गया डी पर, डी से गया, तो डेल्टा यू लूप में क्या हो जाएगा, जीरो, तो यहां पे जो भी हीट दोगे वो तुम्हारा वर्क डन करेगा, लेकिन वर्क डन यहां पे एरिया ऑफ लूप नहीं होगा, एरिया ऑफ लूप नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पीवी ग्राफ नहीं है। हाँ लेकिन जहां से चले अगर वही पहुंच गए, देखो ना मैं गया ए से बी पर, बी से सी से डी, डी से जहां था वहीं चला है, तो यहां पे टेम्परेचर देखोगे तो वही आ गया ना, तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू हमेशा जीरो होता है, पीवी ग्राफ है तो एरिया वर्क के बराबर होगा। अब एक सवाल लिखा है मैंने, क्या लिखा है, मान लो 4 मोल मोनोटोमिक गैस है, लिखा हुआ है 4 मोल मोनोटोमिक गैस, 4 मोल कंटेन में मोनोटोमिक गैस है, मूव्स अलोंग ए बी सी डी ए, मतलब साइक्लिक लूप, ए से बी से सी से डी से ए, फाइंड टेम्परेचर एट बी सी एंड डी इफ टेम्परेचर एट ए इज 100 केल्विन, अगर टेम्परेचर ए पर 100 केल्विन है तो बी सी डी पर टेम्परेचर बताओ, तो वही सवाल हो गया यार, यहां पे अगर टेम्परेचर तुम टी नॉट 100 केल्विन दिया है तो यहां पे वॉल्यूम है वी नॉट, प्रेशर है पी नॉट, तो ए पर तुम लिखोगे टेम्परेचर एट ए बराबर पी नॉट वी नॉट बटा एन आर, उसको तुमने बोल दिया टी नॉट जो कि 100 केल्विन है, तो बी पर प्रेशर हो जाएगा तुम्हारा पी नॉट ही, वॉल्यूम हो रहा है बी पर डबल देखो बटा एन आर, क्या ये हो जाएगा 200 केल्विन, टीसी क्या हो जाएगा खुद सोचो सर, यहाँ पे वॉल्यूम टू वी नॉट, प्रेशर टू पी नॉट, तो ये हो जाएगा 4 टाइम ऑफ टी नॉट मतलब 400 केल्विन, और तुम्हारा टीडी क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 200 केल्विन। क्या इतना समझ में आया तुम्हें, ये तो आसान है भाई, ये तो कोई खास बात नहीं, बहुत ईजी है, हाँ सर ये बहुत ईजी है। अच्छा बताओ कि ए से बी तक प्रोसेस कैसा तुम्हारा, ए से बी तक प्रेशर कांस्टेंट है आइसोबारिक, हाँ सर सही कह रहे हो, बी से सी तक आइसोकोरिक, देखना जरा बी से सी, बी से सी देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, सी से डी आइसोबारिक, आइसोबारिक, और डी टू ए, डी टू ए, डी टू ए आइसोकोरिक,
अब वर्क डन बताओ ए से बी तक कितना होगा। तो आइसोकोरिक में वर्क 0 और इसमें वर्क 0, बी से सी वर्क 0, डी से वर्क 0, ए से बी वर्क होगा। हाँ, कितना होगा? प्रेशर पी नॉट और 2 वी नॉट से वी नॉट तक हम गए। देखो प्रेशर यहाँ पी नॉट, इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट और फाइनल 2 वी नॉट। तो कांस्टेंट प्रेशर पे ऐसे तो वर्क लिखते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस पी नॉट इंटू वी नॉट। और यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर 2 पी नॉट है और वॉल्यूम फाइनल है वी नॉट, इनिशियल था 2 वी नॉट, वी नॉट माइनस 2 वी नॉट। क्या ये माइनस 2 पी नॉट वी नॉट आ जाएगा? तो देखो ये वर्क तुम्हारा निगेटिव आ रहा है और ये वर्क तुम्हारा क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। दो में वर्क डन 0 हो जाएगा। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर ए से बी में पूछूं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है हाफ ऑफ नफरत डेल्टा टी। तो हाफ नंबर ऑफ मोल बोलो 2 और 4, नंबर ऑफ मोल 4, नंबर ऑफ मोल 4, डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हारा मोनोटॉमिक है तो 3, आर डेल्टा टी क्या हो जाएगा? मान लो ए से बी का देख रहे हैं तो बी पर टेम्परेचर तुम्हारा है 200 और यहाँ है 100, 200 माइनस 100, ये कटेगा तुम्हारा 2, तो ये होगा 3 दूना 6 आर इंटू 100, तो 600 आर आ रहा है। उसी तरीके से प्लस में आ रहा है, उसी तरीके से बी से सी में देखो, बी से सी में देखो, उसी तरीके से सी से डी में देखो और डी से ई में देखो, आराम से देखो। ये दोनों तुम्हारा प्लस आएगा और ये दोनों तुम्हारा माइनस आएगा, ये निकाल लोगे आराम से। हाफ ऑफ नफरत करना है तुम्हें बस, ठीक है। अब डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल्टा क्यू होता है डी यू प्लस टी डब्ल्यू। अगर डेल्टा क्यू पूछे तो इन दोनों को जोड़ देना, फिर इन दोनों को जोड़ देना, यहाँ पे चारों प्रोसेस में निकालना। और अगर लास्ट में मैं तुमसे पूछूं कि डेल्टा यू टोटल साइकिल में क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट साइकिल, ये निकाल के बताना। सर साइक्लिक प्रोसेस है, ए से में 0 आना चाहिए, निकालो ना पहले, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं। अच्छा डेल्टा डब्ल्यू साइकिल में कितना आना चाहिए कंप्लीट साइकिल में, वो निकालो। और डेल्टा क्यू कंप्लीट साइकिल में कितना आ रहा है वो निकालो। और ध्यान से देखो कि डेल्टा क्यू सारे प्रोसेस में निकाल के तुम जोड़ लो और डेल्टा वर्क डन सारे प्रोसेस में निकाल के जोड़ लो, ये और ये एग्जैक्टली मैच करना चाहिए पूरे साइकिल के लिए। ये तुम्हारा होमवर्क है, अगर हो जाए तो आग लगा देना कमेंट बॉक्स में कि मजा आ गया, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।